ट्रेडिशनल मैचमेकिंग के जरिए उनकी शादी हुई, तो उन्होंने कैसे तालमेल बैठाया, कभी हमने अपनी माँ से ये सवाल पूछा नहीं, लेकिन पूछना चाहिए था। इसी तरह से मेरे पिता जो बहुत गहरे गांधीवादी थे और हमेशा बहुत सादगी और किफ़ायतशाही और शिक्षा के बहुत बड़े प्रचारक एक तरह से कहना चाहिए, क्योंकि 60 के दशक में जब इंडो चाइना वॉर हुई उसके बाद उत्तराखंड में स्कूल्स की बहुत कमी थी, तो सरकार ने काफ़ी बड़ा बजट दिया कि उस इलाके का विकास हो, क्योंकि वहाँ सड़कें बननी थी आर्मी की सहूलियत के लिए, आवाजाही के लिए, तो एजुकेशन का बजट भी बढ़ गया। तो मेरे पिता एक टट्टू पर बैठ के दौरे पर जाते थे और पूरे उत्तराखंड में, तब तो गढ़वाल और कुमाऊं यूपी का ही हिस्सा थे, पूरे राज्य में कोई नहीं वहाँ पोस्टिंग चाहता था। नो एजुकेशनिस्ट वांटेड टू गो देयर। माय फादर volunteered and he spent the next decade building a whole chain of schools. He built the chain of schools and then he said that the schools, I will pay 3/4 of the budget, the villagers must pay 1/4 of the budget, because that's the Gandhian principle. जब तक आपका अपना श्रम उसमें नहीं लगेगा, स्कूल आपको अपने नहीं लगेगी। और ये बात बिल्कुल सच्ची थी, क्योंकि उत्तराखंड में 60s के दशक में ही नेशनल एवरेज से ज़्यादा लिटरेसी हो गई थी। फिर मेरे पिता ने कहा कि मैं अपने बच्चों को भी इन्हीं स्कूलों में पढ़ाऊँगा, क्योंकि अगर मैं स्कूल बनाऊँ और दूसरों के बच्चों के लिए और अपने बच्चों को नैनीताल में कॉन्वेंट्स में भेजूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि ये स्कूल अच्छे उत्तम नहीं हैं। तो हम लोगों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया गया। लेकिन 10 साल के बाद जब मुझसे बहुत छोटे मेरे भाई और छोटी बहन की जाने की बारी आई, तो उनको फिर प्राइवेट स्कूल में भेजा गया। तब तक अंग्रेजी ज़रूरी हो गई थी और सरकारी स्कूल भी शायद उतने अच्छे नहीं माने जाते थे। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि ये क्या रहस्य था? हाउ डिड यू चूज? व्हाई डिड यू चूज? व्हाट वाज द मल्टीकल्चरलिज्म दैट यू लर्नड? व्हाई डिड इट मेक यू ऑप्ट for a different education for 2 of your children and very different education for your firstborn? So these are the questions that as a nation we should ask ourselves and our preceding generations. हमारी तो बहुत पुरानी जनरेशन है, हम लोगों को तो बहुत जब कायदे सिखाए जाते थे, you could never hold your head high and ask direct questions of your parents. But I think your generation can, and you must ask your parents, how did you cope with secularism? How did you cope with plurality? How did you cope with multiplicity of languages? A lot of our parents have traveled all over the country for jobs and settled in states where their own mother tongue was not spoken. Did they resort to the easier option, send their children to English medium schools, or did they see to it that their children learned the tongues wherever they were? So these are, when we talk of revisiting nationalism, multiculturalism and democracy, these are the questions we should ask. दूसरी चीज़ हमारे यहाँ ये हो रही है कि आजकल हर चीज़ में आप कुछ भी कहिए, फौरन बाजा बज जाता है कि नहीं हम परंपरा के आग्रही थे। Let me tell you, our tradition is full of questioning. You must have all read or at least heard about the argumentative Indian. हमारे यहाँ बहुत पुरानी श्रृंखला है। अथर्ववेद का एक श्लोक है in which the man asks God, when the mantra drishta rishis are gone, who is going to show us the right path? And God replies, when the mantra drishta rishis die, after that similarly educated and similarly refined minds of that age should sit with each other and through debate and discussion decide on the path which best suits the larger number. So, and build consensus, all along build consensus.
तो हमारी जो पूरी परंपरा है वो तो प्रश्नाकुल परंपरा है। प्रश्न, वी हैव ग्रैंड डिबेट्स, वी हैव नचिकेता आस्किंग हिज फादर, व्हाई आर यू गिविंग ड्राइड काउज एज आर्म्स, आप सूखी गाय क्यों दे रहे हैं? पिता गुस्सा हो गए, उनका आप मुझको किसको देंगे? तो पिता ने कहा तुझे यमराज को देता हूँ। फिर वो यमराज के प्राण खाने पहुँच गए मेरी तरह से। फिर उन्होंने यमराज से कहा मुझे बताइए कि मृत्यु क्या है, आप तो मृत्यु बांटते हैं, आप बताइए। तो जो तर्क वितर्क होता है, आप लोगों ने बहुत ही शब्द सुना होगा, ऊहापोह। ऊह माने सवाल पूछना, अपोह माने उसका प्रत्युत्तर देना। सो देयर इज ड्यूअलिटी हियर। बहुत बात को माने हम लोगों ने अंग्रेजी में जाना कि फ्रांसिस बेकन ने ये कैसे में लिखा कि द ड्यूअलिटी ऑफ आस्किंग, मैंने आप जब कोई सवाल पूछते हैं तो एक तो आप वातावरण को आंदोलित करते हैं, लोगों के मन में जिज्ञासा जगाते हैं, दूसरा आप सवाल से एक प्रत्युत्तर पैदा करते हैं जो उस विषय को आगे बढ़ाता है और नई राहें खोलता है। This is what true multiculturalism is about, and this is what Indians have been doing for thousands of years. जब वैदिक धर्म के एक वाहक काशी में गंगा के किनारे आके खड़े हुए लेजेंड, उनका नाम था विदेह माधव, उनके साथ उनके 3-4 शिष्य थे, जैसा हमेशा लोगों के साथ होते हैं, जिनके छात्र वो यज्ञ की आग लेके आए थे। काशी तब यक्ष की पूजा करता था और शिव की नगरी था। तो उन्होंने नदी पार करने से पहले उनसे पूछा, काशी वासियों से, कि काशी हम तुम्हारे यहाँ आ सकते हैं? उन्होंने कहा पहले हम अपनी सभा बुलाएंगे, जनसभा जो डिसाइड करेगी, फिर हम आपको उसका मुनासिब जवाब देंगे। तो आप इमेजिन करिए, गंगा के इस किनारे विदेह माधव और उनके शिष्य बैठे हैं अपनी यज्ञ की आग लेकर के, दूसरी तरफ काशी की सभा चल रही है। फिर उन्होंने खड़े होकर के, जब सभा हो गई, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने तय किया है कि अलग अलग संस्कृतियों का आगमन होते रहना चाहिए और सम्मिलन भी होना चाहिए, लेकिन मूलतः ये नगरी शिव की है। अगर तुम ये स्वीकार करते हो कि ये शिव की नगरी है और यहाँ यक्ष पूजा भी होती रहेगी और शिव आदि देव रहेंगे, तो तुम आओ अपना यज्ञ वज्ञ जो करते हो, अपने वरुण, इंद्र, मित्रा, वरुण जो भी लाते हो ले आओ, हमको कोई आपत्ति नहीं है, वी वेलकम, बट यू मस्ट एक्सेप्ट दैट नन ऑफ आवर गॉड्स विल डाई और फेड अवे। सो दैट हैज बीन द इंडियन अप्रोच कि आप आए, अपने साथ अपने विचार ले आए, अपनी संस्कृति ले आए, अपनी देवी देवता ले आए, वी डोंट माइंड, बट they must all coexist. You cannot kill one lot. You cannot finish off or throw into the seas one lot of people, one lot of beliefs, one lot of gods, just because you think you are superior. तो ये जो है ऊहापोह का हमारे यहाँ, क्वेश्चनिंग का हमारे यहाँ बहुत केंद्रीय महत्व है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये बात स्वीकार की, क्योंकि जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, we were an amalgam of 3 or 4 major cultural influences. One was the dominant Indian continental thing, which contained within it Buddhism, Jainism, Islam, Sikhism, and various other sects, heretic sects, जिनको वेदवादी कहते हैं, जो वेदों में विश्वास नहीं करते। आप जानते हैं 10वीं 11वीं सदी में नाथ सिद्ध संप्रदाय जिन्होंने कहा कि हम सनातनी देवी देवताओं को विश्वास नहीं करते हैं, और उन्होंने अपनी परंपरा चलाई, उनके अपने विश्वास थे, और उन्होंने कहा कि योग जो है वो ध्यान का मार्ग है, हम वैदिक रूढ़ियों में, कर्मकांडों में विश्वास नहीं करते हैं, वो भी अपनी जगह रहते थे, और समय समय पर झगड़े होते थे, आपस में मारपीट भी होती थी। जरा रेफरेंसेस की काशी में कुछ स्टूडेंट्स ने जाके बुद्धिस्ट मॉन्क्स को पीट दिया, फिर बुद्धिस्ट मॉन्क्स से कुछ लोग आए, उन्होंने काशी के स्टूडेंट्स को पीट दिया। तो ये कैंपसेस में झगड़े होते थे, तभी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि आप ये कहें कि नहीं, इसको समूल उखाड़ करके। Let us revisit the repeatedly suppressed and threatened world of free thinkers
writers, intellectuals and students like our parents and us. And while we are at it, let's take a close look at present-day peace protests, pacifist appeals, and repeated national come global protests against the suppression of free speech. Once again, after 7 decades, many democratic nations we looked up to and from whom we have borrowed our own ideas for constitution seem to be entering a long tunnel of fascism with a protectionist face. आप अमेरिका देख लीजिए, आप यूरोप के बहुत सारे देश देख लीजिए, ब्रिटेन देख लीजिए, सब प्रोटेक्शनिस्ट बन रहे हैं, सब अपने अपने यहाँ दीवाने खींच रहे हैं. Lawyers and party activists who were considered noble upholders of constitution which promised us equal human rights and democratic freedom are being called traitors and being spied upon through imported software. Where is the genesis of this? How was this born? How was the great Indian tradition of acceptance and coexistence broken? 100 years ago, the same thing was happening when Gandhi was asserting equality for all women. A 40-page monograph on women's duty called Stri Dharma Prashnottari was published, and that was also doing the rounds. Gandhi was asking women to come out of the house and to participate in the Satyagraha Andolan. Stri Dharma Prashnottari had one woman called Savitri and a dumb female, Sarala, whom she lectured constantly about how to be a little woman and a good wife mother. With carefully crafted template for an ideal Hindu woman whose morality, purity, chastity were the bedrock for the ideal Sanatana Hindu family. This vision opposed Gandhi's and Ambedkar's vision of an egalitarian, secular India with caste and communal considerations, was noticed and challenged, but mostly in English, which was by then on its way to becoming the sole medium for expressing progressive views. तो जिरह हो रही थी उस वक्त भी गांधीवाद, अम्बेडकरवाद और ये जो इस तरह की पुस्तिकाएं निकल रही थी उनके बीच में, लेकिन ज़्यादातर जिरह अंग्रेजी में हुई. अगर आप पढ़ना भी चाहें उसके बारे में, बाद को भी जो लिखा गया है बड़े बड़े शास्त्रियों द्वारा, उन सब ने अंग्रेजी में ही इस जिरह को आगे बढ़ाया. अंग्रेजी में बढ़ाने का मतलब था कि उसे देश की 90% जनता से आपने काट दिया. तो जिरह हो रही थी, ये नहीं था कि जिरह नहीं हो रही थी, लेकिन गिने चुने लोगों के बीच में हो रही थी. इंग्लिश में जिसे कहते हैं प्रीचिंग टू द कन्वर्टेड. जो आपसे इत्तेफाक रखते हैं उनको आप वही बातें सुना रहे हैं जो वो आपसे सुनना चाहते हैं. लेकिन असहमति जो नीचे खटबला रही थी उसके बाद ध्यान नहीं दिया गया, और वो तभी थी. आप पुराने लोगों से बात कीजिए. मैंने एक बार अपनी नानी से पूछा कि जब सब औरतें खादी पहनती थीं और सड़क पर डेमोन्स्ट्रेट करती थीं अल्मोड़ा शहर में, तो मैं इतने बड़े घर की बहू थी और मेरी नानी बहुत प्रगल्भ थी और वो बहुत नो नॉनसेंस किस्म की महिला थी. तो मैंने कहा तू कभी नहीं गई प्रभात फेरी में या सत्याग्रह के आंदोलन में? उन्होंने कहा देखो साफ बात ये है कि जो हमारे घर के मर्द लोग भी वहाँ जाते हैं और हमारे जैसे आस पड़ोस के सब ब्राह्मणों का मोहल्ला था जाते हैं, वो दिन भर जाके गांधी बाबा की जय बोलते हैं, शाम को घर आते हैं तो अपने ऊपर छोड़ा माने गंगा जल और गोमूत्र का छोड़ा डालते हैं, जनेऊ को अच्छी तरह साफ करते हैं और फिर खाने के लिए बैठते हैं. ये क्या बात है? फिर कहने लगी कि और फिर ये इन लोगों को ये पक्का पता रहता है कि इनके लिए गरम गरम खाना तैयार रहेगा. मैं तब बाहर निकलूंगी अगर ये लोग ये पकाना बंद करें और मेरे लिए खाना पका के तैयार करें. नहीं तो मैं बाहर क्यों जाऊं, मैं बाहर की दूध भी खाऊं और घर आकर के इनके लिए खिचड़ी भी पकाऊं, ये मुझसे नहीं होगा. So here was a very small word, but it's representative of what a lot of women were thinking. Rabindranath Tagore wrote a wonderful story called Morale Chichi. मलाल नाम की नाम का किताब. एक घर की बड़ी बहू है, बहुत समृद्ध घर की है और उसके पति की मृत्यु हो गई है. अकेली वो रहती है वृद्धावस्था में समुद्र के किनारे, और वो अपने ससुर को एक चिट्ठी लिख रही है जो कि कहीं जाएगी नहीं क्योंकि वो भी मर चुके हैं. अपने मन में ही वो चिट्ठी लिख रही है
और उस चिट्ठी में उनको गिन गिन के वो बातें सुना रही है कि हम इतनी कम उम्र में ब्याह होकर के आते हैं, हमसे कोई हमारी इच्छा नहीं पूछता है, जब जैसा खाना मिलता है, जैसे कपड़े गहने मिलते हैं, हमको उसमें संतुष्ट रहना होता है। जब हमारे पीरियड्स होते हैं हमको जानवरों के बारे में उनके साथ रात को रहना पड़ता है। जब हमारे बच्चे होते हैं तो हमको फूस बिछा के घर के बाहर अनहाइजीनिक कंडीशंस में रखा जाता है। कितने बच्चे हमारे सॉरी में ही मर जाते हैं। कभी आप लोगों ने इसके बारे में सोचा? आप लोग बाहर जाके इतना डिबेट करते रहे, ब्राह्मण समाज के रहे, आपने इतनी समाज सुधार की बात की, पर घर की स्त्रियों पर कभी आपने दृष्टि डाली? तो मुझे लगता है कि ये जो 90% के भीतर की छटपटाहट है, जो बंगाल से लेकर के उत्तराखंड तक सुनाई दे रही है। दक्षिण भारत में कैप्टन लक्ष्मी सहगल से मैं मिली थी, उनकी बहन अमू स्वामीनाथन मेरी माँ की अच्छी मित्र थी, वो भी अच्छी मित्र थी, उनसे मैं मिली थी। तो उनका भी यही कहना था कि दक्षिण भारत में भी खासकर सवर्ण घरों में बोले कि इतना बंधन में बांध के रखा जाता था, लेकिन उनके मेरी माँ के ही परिवार की तरह उनके घर के लोग शायद उदार, तो वो हमेशा कहते कि आई एम एन एक्सेप्शन, आई एम नॉट द रूल, सो डोंट गो बाय व्हाट आई हैव अचीव्ड बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। So there were these voices. Gandhi was able to counter the idea of wild and bloody insurgency and supplant it with non-violent satyagraha for shaming the colonial power successfully. But there was the Bharat Mata idea which did not die. For several decades it lay buried. And in 1983, the Vishwa Hindu Parishad combined the abstract concepts of gender, religious identity and gave it a new traditional look. They wove it with the Anand Math legend of Mother Goddess and her Hindu sons ready to kill and die for their mother's honor. So we see that in areas which we have not debated or entered, new debates are arising. They are legitimate debates. I am not saying they are illegitimate. It's a free country, it's a democratic country. Let 1,000 thoughts bloom. But my question is, why did the English-speaking, multi-language speaking class of my parents and many of your parents, why did they neglect this vast area where simple homespun women like my grandmother wanted to say so many things, they were not heard. They should have been heard and their voices should have been combined in the national discourse. If we talk of national discourse, where was the national discourse from which 99% of women had been banished, from which 99% Dalits had been banished, from which Adivasis had been banished? So we cannot talk in any degree of honesty about a national discourse unless it becomes all inclusive. Nalanda was inclusive thousands of years ago. एक नालंदा में थे भूसुफ करके, वो जाति के चर्मकार थे और चूहा खा के जीने वाली जाति से आते थे, उनका उल्लेख हमको मिलता है। वो जब नालंदा विश्वविद्यालय में आए तो उनके गुरु ने उनकी जो परीक्षा ली वो इतनी चमत्कृत हुए कि उन्होंने उससे कहा कि ठीक है तुम बिना पैसा दिए पढ़ सकते हो। उसने कहा मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन बुद्धि बहुत है। The Guru was charmed by his confidence and he said कि भूसुफ तुम यहाँ रह सकते हो लेकिन I cannot give you a berth in the hostel. तो भूसुफ dug himself a hole. He said जैसे मैं गांव में रहता था वैसे ही रहूंगा। उसने जमीन में गड्ढा बनाया, उसमें रहने लगा। उसका असली नाम किसी को पता नहीं है, उसका उल्लेख भी होता है भूसुफ वाले जमीन के नीचे रहने वाला। और वो क्लास में आता था, उसके बाल they were all matted and he wore dirty clothes, तो पीछे आके बैठ जाता था। तो जो सवर्ण अच्छे घरों के बटुक लोग थे वो लोग उसकी देख के जरा जुमरबाजी करते थे। एक दिन उनके जो गुरु थे वो नहीं है थे जो कुछ भी था, तो शास्त्री जी ने कहा कि आज कोई छात्र व्याख्यान देगा, मैं भी देखूं कि तुम लोगों ने कितना सीखा है। छात्रों ने जुमरबाजी में कहा कि चलो भूसुफ आप इतने दिन से बैठो तुम व्याख्यान दो। उन्होंने सोचा दिस फेलो विल फॉल ऑन हिज फेस। दे से भूसुफ स्पोक such wonderful things and such ignited so much thought that at the end of his class the Shastri touched his feet and he said, I am truly enlightened. So this is that tradition.
and the traditions have disappeared, and we are paying a price for that. And we are paying a price for making the national discourse limited to a language which most of us do not speak very well. हम लोग फेमिनिज्म पर किताबें ढूंढते हैं, बजट आता है, बजट पर हमको एडिटोरियल लिखवाना होता है, हमको सोशियोलॉजिकल रिसर्च करनी होती है, हमको किसी भी तरह का डेटा चाहिए होता है, सब अंग्रेजी में। क्यों? जबकि हमारे देश के 90% लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। डेटा कहाँ से आता है? डेटा जनता से आता है, लोक प्रमाण है। पुराना हमारा हिसाब है कि हर चीज़ लोक प्रमाण है, संगीत में भी लोक प्रमाण है। तो वो डेटा फिर हमको भारतीय भाषाओं में क्यों उपलब्ध नहीं होता? ये भी हमारे समय का एक सवाल है। नेशनल डिस्कोर्स की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात ज़रूर करें, लेकिन इसकी भी बात होनी चाहिए कि क्या लोगों को ज्ञान का अधिकार नहीं है? क्या लोगों को बहस में बराबरी का हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है? आगे वर्ग से ने गुस्सा होकर के गार्गी से कहा, गार्गी ने जबान दराजी की, तो उसने गुस्सा होकर के कहा, गार्गी माँ की अक्षी माँ से मूर्धान्य बदल, बहुत बोलेगी तो मैं तेरा सिर काट के गिरा दूंगा। तो अभी एक मंत्री जी ने कहा अपने एक आदमी से नाराज होकर के चुनाव के दौरान कि मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा, बहुत चबर चबर मत बोलो। तो वो दिमाग अभी भी पेट्रियार्कल वही चल रहा है। Why was this not commented upon? Because people don't notice. आपके सामने हो रहा है, आपके सामने तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं और हम वो नहीं देखते हैं। उसकी कीमत फिर हम कहीं और जाकर के चुकाते हैं। Aging fellow midnight's children and their children imply sometimes kindly, mostly irritably, that India must move on. Chill out, that past doesn't matter. No, the past does. Like an infant picking up a language, anyone who wishes to understand communal incidents, we must first submit to a slow learning process that moves from syllables to words to articles of speech and then to the grammar. How many of us had heard Mir Bakhi before Ayodhya conflagration, or a sentence like Jan Bhavnaon ka Pratakikaran? How many of us would have really understood that stone beltings or slogans like Quit Kashmir, street firings, house arrests are not random incidents in our history, but systematic occurrences all through our history? It takes time because we digest such information not intuitively but very reluctantly. You cannot choose history. History chooses you. You cannot say ये हमारा इतिहास है, ये हमारा इतिहास नहीं है। वो हो चुका है जनाब, आप किस मुगालते में हैं? इतिहास हो चुका है। Because of the madness in the air in the 24/7 news media, blogs, YouTube will do and manipulate public opinion so easily, we are afraid. Today there was a news about how an Israeli app was being used to hack into people's accounts. Nobody knows who's selling, who's manufacturing, who's authorizing these hackings. And everybody is washing their hands. The government says we are appalled at this hacking. Israel government says we did not authorize it. This is a private thing. But these things are actually happening. Indians love for preferring myth to hard reality, for acquiring informed opinions instead of going out and seeking hard and often painful information is equally to be blamed here. We are all using smartphones. How many of us are guarding against this kind of intervention, this kind of hacking into our private lives and our private data? Have we spread it at all? Have we, as university students, as teachers, as intellectuals, actually called people to attention and held seminars on that while we talk about our culture and history in the making? It is for this reason that fact-finding missions by all party delegations or UN observers or foreign journalists are turned into freak shows these days. Most of the UN, if you attend any of the meetings, they are boring as hell, barring a few politically quotable speeches. Most processes are bureaucracy-ridden. The world does not want to face history. The world does not want to indulge in painful dialogue with people that it must talk to.
Why is America not talking directly to Syria? Why is it asking Saudi Arab to talk to Syria? Why are countries asking other countries to intervene in Asia as though we are worms, as though we do not belong here, and we accept that? Urns containing ashes of dead people, burned shops, children's half-burned school bags, people burning flags and effigies, a school kid with bullet injuries on a hospital bed, women beating their breasts and weeping at funerals. The list is endless in our time. These images we see, and at the end of the day, what do these visuals teach us? Only to be angry, more angry and more angry at our perceived adversaries. ये सब उसका दोष है, ये सब फलाने का दोष है. Anger kills sound logic and reason each time because people refuse to sit down across tables for a dialogue. What do we do with more and more tales of death and skullduggery? None of it fully reliable, most of it beyond the realm of credibility. Already in the aftermath of several events, cocky leadership is betraying a certain paranoid sense of embattlement. We cannot dismiss them as lunatic fringe, as responsible members of government articulate deeply disturbing attacks on Nobel laureates who are pointing out that this is a path to disaster, both social and economic. That such deep hatred for secular principles, gender justice, and free speech will ultimately result in a dumbing down of a nation where already 38% of the total children are suffering from stunted mental and physical growth. So what are the takeaways? I'll round up now. First takeaway is we need healthy, inclusive debates. That is something that has gone out of this country. We must bring it back because it leads to an expression of public values. When people articulate, they articulate public values, then we understand what the people actually want. सारे हम पंडित बिठा देते हैं और क्या वो नतीजे निकालते हैं पोस्ट पोल और क्या नतीजे सचमुच में आते हैं. That is because they are satisfied to गए चाय की दुकान में जलेबी खाई, पीस टू कैमरा बोला और कहा कि हम सब ठीक है. फिर अगली जगह गए, वहाँ पर उन्होंने अपने टैक्सी ड्राइवर से पूछा और फिर कहा कि I have grassroots report. That's no way to carry a dialogue. You are talking down to those people. You have to talk to them as equals. And you have to interact with them seriously and learn from them. Second, we must the unequivocal rejection of electorate of attempts at any dilution of democratic guarantees has been happening in our country. In 1970s, the people revolted against the emergency throughout the government. Then again in 2004, people were very angry with Shining India when they changed the government. So we must remember, whatever the party, that any dilution of democratic guarantees given to us by the Constitution will eventually lead to people rejecting the candidates at the polls. Third takeaway is that democracy is more than a sum total of elections and ballots. Democracy is basically designed in a way that it's a day-to-day interactive happening. We cannot limit it to only ballots and strategizing for elections. And the last point is we have inherited an illusionary view of Indian identity. We all also have plural identities. They cannot be mandated by federalism alone. Ladakh, the reports are there is celebration in one part of Ladakh, but there is not celebration in another part of Ladakh near Kargil. And then again there are differences between Sunnis and Shias. These are fault lines that have been lying under our noses. We refuse to entertain them, we refuse to see them. So eventually at a point like this, the only way is to stay calm and to take each day as it comes and use what we learn from history. Let them all come. The right, the left, socialists, Dalit Panthers, Tamil Tigers, feminists, LGBT activists, let them all come. Let our histories mix.
anything as long as they do not set about building walls and isolating people from people. Thank you.